Hello students, I hope you all are fine. In previous lecture we had discussed about the ideal of patrilineal and rules of marriage in the time period of kings. जब किंग्स का टाइम पीरियड था तब हमने ये सारी बातों का डिस्कस किया कि उस टाइम पीरियड पे जो पैट्रिलिनियल आइडल था वो क्यों फॉलो किया जा रहा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि उस टाइम पीरियड में शादी किस तरह से की जा रही थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो धर्म सूत्र होता है उसके अंदर 8 मैरिजेस को डिफ़ाइन किया हुआ है, और जिस धर्म सूत्र में मैरिज सिस्टम को डिफ़ाइन किया गया उसे मनुस्मृति कहा गया है, एंड जिसमें 4 मैरिजेस को बिल्कुल गुड कहा गया है एंड रेस्ट ऑफ 4 को बैड कहा गया है। तो ये सारी कल बातें हमने डिस्कस की, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैरिजेस भी पढ़ा था, जैसे एंडोगैमी हो गया, एक्सोगैमी हो गया, पॉलीगैमी हो गया। तो इन सारी बातों को कल हमने डिस्कस किया था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ 2.4 द गोत्र ऑफ वुमेन, एंड दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 58 इन योर NCERT बुक। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, गोत्र ऑफ वुमेन। अब यहाँ हम ये बात करेंगे जो गोत्र है वुमेन का वो क्या है, मतलब क्या सिस्टम रहता था उस टाइम पीरियड में वीमेन के लिए। कहता है कि जब एक वीमेन का बर्थ होता था, जब एक फीमेल का बर्थ होता था तब उसका जो गोत्र होता था वो उसके फादर वाला गोत्र होता था। तो वो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती थी उसके नाम के साथ जो गोत्र जुड़ा जाता था वो उसके फादर का गोत्र जुड़ा जाता था, और आफ्टर मैरिज उसे क्या करना होता था, अपने फादर का गोत्र छोड़कर अपने हस्बैंड के गोत्र को एक्सेप्ट करना होता था, यानी उनका जो गोत्र होता था वो चेंज हो जाता था। क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था। आज के टाइम में भी ऐसे ही है, जब एक कपल की मैरिज होती है तो जो ब्राइड होती है उसे क्या करना होता है, अपने हस्बैंड का यानी ग्रूम का गोत्र अडॉप्ट करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है शादी के पूरे रिचुअल्स में। तो ये सारी सिस्टम उस टाइम से ही चलते आए हैं। ये हमें किसने सिखाया? हमारे पास्ट ने सिखाया, हमारी हिस्ट्री ने ये सब बातें हैं आज के टाइम में भी लोगों को सिखाई है, जो जिनको वो फॉलो करते गए थे। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको धर्मसूत्र में बताई गई है। धर्मसूत्र हम पहले भी डिफ़ाइन कर चुके हैं कि धर्मसूत्र क्या थे, ब्राह्मण्स के द्वारा लिखे गए नॉर्म्स थे जिनको अडॉप्ट करके या जिनको फॉलो करके वहाँ के लोग जो थे लाइफ को जिया करते थे। ये ज़रूरी नहीं होता था कि आपने धर्मसूत्र को फॉलो करना ही है, ये आपकी इच्छा हुआ करती थी, आपकी खुद की विलिंग हुआ करती थी कि आप अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बहुत से एक्सेप्शंस ऐसे भी हैं जहाँ पे वीमेन ने गोत्र को चेंज नहीं किया। आज भी अगर मॉडर्न टाइम की बात की जाए तो जो फीमेल्स हैं वो अपने गोत्र को ईजिली चेंज नहीं करती, यानी नहीं अपने पैटर्नल नेम के साथ ही वो लाइफ टाइम जिया करती हैं, चाहे उनकी शादी के पहले का टाइम पीरियड हो या शादी के बाद का टाइम पीरियड हो। आपने कई फीमेल्स देखी होंगी तो वो अपनी मैरिज वाली कास्ट से पहले अपने पेरेंट्स वाली कास्ट को जोड़कर फिर अपने मैरिज वाली कास्ट को जोड़ती हैं। तो आज के जो मॉडर्न टाइम में या आज के टाइम में भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना गोत्र चेंज करें, ये हमारी खुद की सेल्फ विलिंगनेस है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन उस टाइम में धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि एक वीमेन का जो गोत्र है वो आफ्टर मैरिज चेंज हो जाता था। तो यही सारा आपका टॉपिक है 2.4, जिसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि उस टाइम पीरियड में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना गोत्र चेंज नहीं किया था। अगर हम बात करें सत्यवाहन किंगडम की, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर्स में हमने पढ़ा है काफ़ी अच्छी तरह से सत्यवाहन किंगडम के बारे में। मैंने आपको मैप में भी दिखाया था सत्यवाहन किंगडम। उनकी जो उस किंगडम की 2 क्वींस हुआ करती थी। क्वींस तो बहुत सारी थी, लेकिन जो ऐसी एक्सेप्शनल की क्वींस थी जिन्होंने अपना गोत्र नहीं चेंज किया वो 2 क्वींस थी। फर्स्ट इज़ गौतमी एंड अदर इज़ वशिष्ठी। इनके जो नेम रखे गए थे वो भी उनके गोत्र के नेम से ही रखे गए थे, यानी गौतमी का जो गोत्र था वो गौतमी था और वशिष्ठी का जो गोत्र था वो वशिष्ठ गोत्र से थी। तो उनके नाम, उनके गोत्र के नाम पे उनके नाम रखे गए थे। उन्होंने क्या किया था, आफ्टर मैरिज अपने ना नाम चेंज किए ना अपना गोत्र चेंज किया। वो उनको गौतमी के नाम से ही जाना जाता था और उन्हें वशिष्ठी के नाम से ही जाना जाता था। तो ये 2 क्वींस ऐसी हैं जिसने
गोत्र ऑफ वुमेन जो धर्मशास्त्र में दिया गया है कि आपको अपने आफ्टर मैरिज ये चेंज करना पड़ेगा, तो इन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने ये गोत्र चेंज नहीं किया। तो ये एक्सेप्शंस हैं जिन्होंने धर्मसूत्र को फॉलो नहीं किया था। पहले भी हमने पढ़ा था कि धर्मसूत्र की सारी बातें मानना ज़रूरी नहीं है। प्रभावती के बारे में पढ़ा था कि वो भी एक एक्सेप्शनल क्वीन थी जिसने अपनी प्रॉपर्टी को क्या किया था, ग्रांटिंग करना शुरू किया था। लेकिन उस टाइम पीरियड में किसी फीमेल के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी, लेकिन प्रभावती एक ऐसी क्वीन थी जिसके नाम पर प्रॉपर्टी की गई थी, यानी उसने भी धर्मसूत्र को फॉलो नहीं किया था। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं गौतमी और वशिष्ठ की, ये दोनों लेडीज़ या दोनों क्वींस ऐसी क्वींस थी जिन्होंने धर्मसूत्र को फॉलो नहीं किया। इनके जो बेटे थे, यानी गौतमी का जो बेटा था दैट इज़ सिरियाना सतकानी, ये क्या थे, सत्यकानी रूलर थे। यानी सत्यकानी एक वहाँ का किंगडम हुआ करता था, वहाँ के रूलर थे ये। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी मदर के गोत्र को अपने नाम के साथ जोड़ के रखा। वैसे मेनली क्या होता है कि हर बच्चे के जो पहचान होती है वो उसके फादर से की जाती है, लेकिन ये ऐसे दो बच्चे थे जिन्होंने अपनी माँ के नाम को आगे लेकर गए। अभी मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगी, आपको समझ भी आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जो दूसरा एक्सेप्शन था, यानी वशिष्ठी के जो बेटे थे दैट इज़ सिरिपुलियामी, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के 59 पेज नंबर पे सोर्स 4 है, आप उसको रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये दो बच्चे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपनी मदर के गोत्र को एक्सेप्ट किया था, यानी अगर इनका नाम हुआ था उस टाइम पीरियड में तो ये कहलाने लगे। ये इन्होंने अपने फादर के नाम से नहीं जाने जाते थे, अपनी माता के नाम से जाने जाते थे, यानी गौतमी के नाम से या वशिष्ठी के नाम से इनकी पहचान बनी थी। तो यही टॉपिक है आपका 2.4 गोत्र ऑफ वीमेन, इसे रीड आउट कर लेना। इसमें और कुछ भी नहीं है, बस ये दो एक्सेप्शंस के बारे में है और ये बताना है कि गोत्र क्या होता है और वीमेन के लिए गोत्र की क्या इंपॉर्टेंस थी अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ ऑन योर पेज नंबर 60 एंड 2.5 दैट इज़ वर मदर्स इम्पोर्टेंस। क्या माता या मदर्स जो थी इम्पोर्टेंस थी उस टाइम पीरियड में, इसकी हम बात करेंगे। पहले फीमेल्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, आज के मॉडर्न टाइम में तो फीमेल्स को मेल्स के इक्विवेलेंट ही रखा जाता है, लेकिन उस टाइम पीरियड में फीमेल्स को कुछ नहीं समझा जाता था। लेकिन अब ये बात होगी कि जो उस टाइम पीरियड का टाइम जो था उसमें क्या मदर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती थी या नहीं दी जाती थी। इसका एक बिल्कुल ही ईजी आंसर है, वो ये है कि चाहे पेरेंट्स कोई भी हो, चाहे मेल पेरेंट हो चाहे फीमेल पेरेंट हो, उनकी वैल्यू सिर्फ उनके बच्चे ही बता सकते हैं कि वो करते थे या नहीं करते थे। तो उस टाइम पे भी मदर्स की इम्पोर्टेंस होती थी या नहीं होती थी, टोटली डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन। ये बात किस पे डिपेंड करती थी, उनके बच्चों पे डिपेंड करती थी। दो केसेस की बात करेंगे हम इसमें। अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो देखो, जो सत्यवाहन के रूलर थे यानी जो गौतमी और वशिष्ठी के बच्चे थे, उन्होंने अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी थी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ किंगडम्स या किंग्स ऐसे थे जहाँ पर लेडीज़ को या फीमेल्स को मदर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन क्या होता था, जो सक्सेसर होते थे ना, यानी जो विरासत में चीज़ मिलती थी वो सिर्फ किसको मिलती थी, मेल चिल्ड्रन को ही मिलती थी। इसके फादर साहब की जो चीज़ें प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफ़र की जाती थी वो सिर्फ बेटों को की जाती थी, बेटियों को नहीं की जाती थी। तो इस केस में सिर्फ पैट्रियार्कल ही फॉलो किया जाता है, पैट्रिनली ही फॉलो की जाती थी। लेकिन एक माँ किसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये सिर्फ उसका बच्चा ही बता सकता था, चाहे वो बच्चा मेल है चाहे फीमेल है। तो उस टाइम पीरियड में भी अगर मदर्स इम्पोर्टेंट थी तो वो टोटली ही किस वजह से, उनके बच्चों की वजह से। तो हम यहाँ 2 केसेस की बात करेंगे मेनली, और ये जो केसेस हैं मेरे को पता है कि आप लोगों को पता होंगे, ये महाभारत है, महाभारत के केसेस की बात करेंगे। इससे आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि मदर्स इम्पोर्टेंट थी या नहीं थी। तो इसमें हम महाभारत के केस की बात करेंगे, जिससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि वर मदर्स इम्पोर्टेंट और नॉट। तो यहाँ 2, आपको पता ही है कि जो महाभारत है वो पूरे 2 कज़न्स पे बेस्ड है। एक तरफ कौरव होते हैं और एक तरफ पांडव्स।
यहाँ पे कौरवों और पांडवों की जो अपनी अपनी मदर के लिए वैल्यू हुआ करती थी टोटली डिफरेंट हुआ करती थी। अगर हम पांडव की बात करें तो दे आर 5 पांडव्स। वो कितने थे? 5 पांडव्स थे। क्या हुआ था जब अर्जुन यानी उनका तीसरा बेटा द्रौपदी से शादी कर आया था, यानी उसे स्वयंवर में जीत कर आया था, तो उससे शादी करके आया था। तो उसकी मदर क्या कर रही होती है, किचन में फूड बना रही होती है। उस टाइम पे कच्ची ऐसे मिट्टी की बनी हुई किचन हुआ करती थी। तो जैसे ही वो अपने भाइयों के साथ घर जाता है अपनी वाइफ को लेकर, तो उसकी मदर को लगता है कि अर्जुन कुछ जीत कर आया है, कोई मटेरियल जीत कर आया है, कोई थिंग आर्टिकल जीत कर आया है। और वो सिर्फ उसे ऐसे ही ऑर्डर दे देती है कि तुम जो भी लाए हो वो अपने चारों यानी पांचों के पांचों भाइयों में यानी आपस में बांट लो, यानी जो तुम्हारी चीज़ है वो अपने बाकी 4 भाइयों के साथ भी तुम बांट लो। लेकिन उसकी मदर को बाद में पता चलता है कि अर्जुन गॉट मैरिड। लेकिन फिर भी अर्जुन और ये पांडव जो थे उन्होंने क्या किया था, द्रौपदी को यानी पूरे के पूरे 5 लोगों ने द्रौपदी को ही अपनी क्या बना दिया था, वाइफ बना दिया था। तो उनके लिए उनकी जो मदर की कही हुई बात थी, चाहे वो गलत थी चाहे सही थी, लेकिन उनके लिए वो काफ़ी वैल्यूएबल बात थी, वो उसको फॉलो करते ही करते थे। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उस टाइम पीरियड में भी कुछ बच्चे ऐसे थे, किंग्स ऐसे थे, जहाँ पर मदर्स की इम्पोर्टेंस रखी जाती थी, की जाती थी। अगर हम बात करें कौरव की, तो कौरव की जो मदर हुआ करती थी, कौरवों की जो मदर हुआ करती थी दैट इज़ गंधारी के बच्चे हुआ करते थे कौरव। और जो सबसे बड़ा कौरव था दैट इज़ दुर्योधन के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसकी वजह से ये सारी महाभारत हुई थी। तो जब गंधारी ने ये कहा था कि तुम्हें अपने भाइयों के साथ यानी अपने कजन्स के साथ प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन कौरवों ने यानी दुर्योधन ने अपनी मदर की बात को नहीं माना था। और जहाँ हम पांडव की बात करें तो उन्होंने अपनी वाइफ को यानी अर्जुन ने अपनी वाइफ को भी अपने भाइयों के साथ शेयर कर लिया था, उनकी भी उनको वाइफ बना दिया था। तो कौरवों ने अपनी मदर की वैल्यू नहीं की थी, लेकिन पांडवों ने अपनी मदर की वैल्यू की थी। अल्टीमेटली मेरे कहने का यही मतलब है कि मदर्स उस टाइम पे इम्पोर्टेंट होती थी या नहीं होती थी, दे आर दिस थिंग टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन। उनके बच्चों पे ही ये बात डिपेंड करती है कि उनके मदर की वैल्यू है या नहीं है। तो यही बात आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, वर मदर्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो आप इसे रीड कर लेना, और साथ ही उसी के साथ उसी पेज पे एक सोर्स दिया हुआ है मदर्स एडवाइस के बारे में, प्लीज़ आप उसे रीड आउट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना। आज का जो टॉपिक है वो इतना ही, और साथ साथ अपने नोट्स बना लेना ताकि पेंडेंसी में काम ना रहे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रे।